खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट मियाँ शाहिद सर मेरे साथ हैं। रन डाउन और फिर हमारे मौजूद मेहमान उनका तारुफ भी करवाएंगे। आज आर्मी चीफ थे पेशावर में और उन्होंने एक ख़ास गुफ्तगू की वहाँ पे, बड़ी मानी खेज थी, जिसमें दो टोक अंदाज में रियासती मौक़िफ़ को उन्होंने उसका इज़हार किया अफ़गानिस्तान के हवाले से भी, और कुछ और बातें भी उन्होंने ख़ास तौर पर कि ज़ाहिर है हमारे मुल्क में भी एक स्टेल मेट जैसी कैफियत है, क्या उसकी तरफ इशारा था। माहिरीन से पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि गलतियाँ सबसे होती हैं मगर उनसे ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। तो टू विच डायरेक्शन ही वाज रिफरिंग टू, इस पर हम बात करेंगे। मुज़ाकरात में PTI के सिर्फ दो मुतालबात हैं, वो मान लेगी और कैसे मान लेगी, और लगता नहीं है हुकूमत का जो बयानिया और जो उसके वज़ीर बयानात दे रहे हैं लगता कतन नहीं है, क्योंकि ये जो एक अगर ये मुआहदा होता है तो उसमें लूज़र तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ही होगी। इसके साथ साथ कई दफ़ा ये कहानियाँ हम सुन चुके हैं, कभी चिन्योट से सोना निकलता है, आयरन ओर निकलता है, कभी सोना निकल आता है, मगर ये सोना, ये आयरन और ये मादनियात, ये सारी नेमतें, इनके फ़वाइद का रुख कभी अवाम की तरफ नहीं होता। इस दफ़ा देखते हैं ये जो सोना दरियाफ्त होने की हकीकत है इसमें क्या है और अवाम को इसमें से कुछ मिलेगा। साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म सरकारी जिनको की कैपेसिटी पेमेंट से बिल्कुल बेखबर हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं है। ज़ाहिर है मैशत जब हमने अपने हाथ काट के IMF के हाथ में पकड़ा दिए हैं, 24वां प्रोग्राम माशाल्लाह हम कर रहे हैं, तो हमें ये गिला तो नहीं करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, तजिया निगार हैं और मुल्की और गैर मुल्की अमूर पर गहरी निगाह रखते हैं। मैं चीमा साहब, आम तौर पर तो हम स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं उन पे भी उन्हीं पे पूछते हैं आप, मगर जब आर्मी चीफ ने एक तो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की कि हमारे बड़े ताल्लुकात हैं, हम वहाँ कोई उनकी तरफ से भी गड़बड़ नहीं चाहते और हम भी अमन चाहते हैं, साथ उनका ये कहना था कि जनाब गलतियाँ सबसे होती हैं और उनसे सीखना सबसे, ये ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। तो आप क्या, हाउ वुड यू रीड दिस वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट? ये अंदरूनी हालात के हवाले से थी या बैरूनी हालात के हवाले से थी? जनाब कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जारी बात है, जब आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं तो ये उनको भी मैसेजिंग है, और ये मैसेजिंग जारी बात है अफगानिस्तान को भी है। और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को जो मेरी रीडिंग है, जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि जो बार बार ताने दिए जाते हैं कि जी किसी अदारे से गलती हुई, किसी इंडिविजुअल से गलती हुई, तो मेरा ख्याल है कि इसमें मूव ऑन करने की बात जो है वो अदारे के लिए भी है, सियासतदानों के लिए भी है। और असल जो मसला है वो ये नहीं है कि आज हमने किन किन एरियाज में लड़ना है या हमारा पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन क्या है। आज यह है कि इस मसले से बाहर कैसे निकलना है, और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, अदारा है और बाकी जो पाकिस्तानी है, वो सारे हम किस तरह एक लाया अमल इख्तियार कर सकते हैं आगे जाने के लिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो सिटिंग हुई है, इसमें मेरा ख्याल है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज़ को महसूस करें, जहाँ पे नेशनल एक्शन प्लान में पूरी की पूरी जो है वो कंसेंसस है, जहाँ पे हर एरिया पे कंसेंसस है कि इस मुल्क ने तरक्की करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है अपनी जो एनर्जी है उसको कंबाइन करें। और एक मैसेज अफगानिस्तान को भी दिया गया है कि देखें कब तक आप इस तरह दहशतगर्द जमातों को होस्ट करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे जो इस्लामिक पार्टीज़ हैं जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, उनको भी कहा गया है। और अब मैं आपको बताऊं काजी साहब, जो इस्लामिक पार्टीज़ जो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की है वतन में अमन लाने के लिए, उन्होंने बड़ी अगर कोशिश जो मैं की आपकी है। बात समझाऊं चीमा साहब, वो ये कि जो अंदर की जो पार्टीज भी हमारी, जो उनको भी ये पैगाम दिया गया है कि जो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसमें हम मुब्तला हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द के हालात बड़े तशवीशनाक तौर पर ख़राब भी हुए, हमारे अंदर जो मैशत के मामले थे वो भी गौर तलब है, वहाँ पर हमने एक्शन लेना है। तो ये क्या एक तरह से उनको भी इशारा है कि भाई एक फोल्ड में आके आगे बढ़ें? Am I right in reading your analysis of this statement, चीमा साहब? बिल्कुल काजी साहब, एक फोल्ड में आए हैं। और देखें, एक उनका शायद वो ये भी कहना चाहते हो कि ये जो नेशनल लैंडस्केप के ऊपर जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी वजह से जो असल हमारी जो कोर प्रायोरिटी है वो हमारा मकसद हिल रहा है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस वक्त हर कीमत पे जहाँ जहाँ दहशतगर्द हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर आपको किसी किस्म की स्पेस देने को तैयार नहीं है। और जब सियासी जमातें आके बैठ जाती हैं
आर्मी चीफ के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ, और सारे इकट्ठे हो जाते हैं और हम एक ये किस्म से समझ लें एक और वहां पर एक बड़ी अहम जो है वो बात की आर्मी चीफ ने, सिपहसालार ने, उन्होंने कहा कि मुल्क का अमन खराब करने वालों को मुअस्सर और फैसला कुन जवाब देंगे। जो मीटिंग थी वहां पर सियासतदान थे, वहां पर अली अमीन गंडापुर थे, यकीनन उनका जो इशारा है, पैगाम है, वो ख्वारिज की जानब भी है और दहशत गर्दों की जानब भी है, लेकिन क्या उनका इशारा जो है वो सियासी क़यादत की जानब भी था कि जो अमन खराब करते हैं उनको हम फैसला कुन जवाब देंगे? और इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये इशारा जो है वो सियासी क़यादत की जानब भी था? देखिए मियां साहब, बात यह है कि एक चीज से हमें निकलना है और वो है इंस्टेबिलिटी, वो है अनसर्टेनिटी। इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलना है और वो कोई नहीं निकाल सकता। देखिए इंटरनली आज से नवंबर में चले जाएं तो अक्टूबर में चले जाएं तो क्या सिचुएशन थी कि जी इस्लामाबाद के ऊपर मार्च कर देना है, जी हमने जाके वहां पे डेरे डाल लेने हैं, उससे कितना ज्यादा कारोबारी नुकसान हुआ, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में या बलोचिस्तान के अंदर या बाकी कराची के अंदर या और किसी एरिया के अंदर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि वो फॉरेनर्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, वो मुल्क के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस को टारगेट करते हैं, तो उससे भी एक माहौल बनता है। सो मेरा ख्याल है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक मैसेजिंग है और ख़ास तौर पे ये अफगानिस्तान के लिए कहा कि जी हमारा ब्रदर पड़ोसी मुल्क है। देखिए आज भी अगर अफगानिस्तान काजी साहब मियाँ साहब इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता और वो ये समझते हैं कि वो एक दहशतगर्द जमात को अहमियत देंगे और अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क को अहमियत नहीं देंगे, तो मैं नहीं समझता ये को अक्लमंदी है। और शायद पाकिस्तान की जो मजहबी सियासी जमातें और जो नेशनलिस्ट पार्टीज वहां बैठी हुई थी उनको भी ये पैगाम दिया गया कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं अफगानिस्तान को आपकी तरफ से पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिस्ट हों या नेशनलिस्ट हों, वो अफगानिस्तान के इस बिहेवियर, इस रवैये, इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे और वो सब साथ खड़े हैं अपनी फौज के और इन दहशतगर्दों को जो। लेकिन चीमा साहब, अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है वो तो नहीं समझ रही, वो तो कह रही है कि हम बिल्कुल जो है वो दहशतगर्दों को वहां पर उन्होंने पनाहगाहें भी दी हुई हैं और बल्कि अपनी अवाम को कह रही है उनके साथ मिल जाए, और रा के साथ भी उनके जो है वो गठजोड़ वैसे सामने आ रहा है, टीटीपी का भी, और उनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो फिर ऐसे माहौल में जब वो हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, हमारा ब्रादर मुल्क भी है, इस्लामिक मुल्क भी है, लेकिन साथ साथ वो हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे है, तो क्या बातचीत और ऑपरेशन साथ साथ चलेगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कोई लंबी चौड़ी बातचीत हो रही है। मुझे तो अभी हमने ये एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है वो आई नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी काजी साहब उसकी तरफ जाना चाहिए। अभी देखें काजी साहब, पाकिस्तान के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सीट आई है, साथ ही हम इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के मेंबर बने हैं। अब हमारे पास एब्सोल्यूट ये एक पोजीशन आ गई है कि हम वो ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैं उनको इंटरनेशनली हम एक्सपोज करें कि वो एक नेबरिंग कंट्री पे किस तरह हमला कर रहे हैं। और दूसरा, पाकिस्तान के पास एक मौका है कि हम एक रीजनल ममालिक के साथ एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें जिसमें अफगानिस्तान को ये प्रेशराइज किया जाए कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। जिस तरह उन्होंने अमेरिका के साथ वादा किया है कि टीटीपी और अलकायदा अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, इसी तरह ये वादा उनको पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना सबके साथ करना पड़ेगा। आज अगर ये जमातें वहाँ, ये अलकायदा और टीटीपी वहां पे बैठ के अगर चाइना पे और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं या खित्ते के ममालिक हैं उन पे हमले नहीं कर रही और सिर्फ पाकिस्तान पे कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है चीमा साहब, मैं यही बात पूछने लगा हूं कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि केपीके में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड जो है वो कार्रवाइयां हो रही हैं। यहां तो बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन क्या अफगानिस्तान में जो है वो उस वक्त हमले किए जाएंगे जब वहां से दारंदाजी होगी और वहां पर जो है वो टारगेटेड हमले किए जाएंगे? देखें, सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 75-77 साल से अफगानिस्तान हमारा एक नेबरिंग इस्लामिक कंट्री है और हम उनको ये कह रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। मुश्किल वक्त में हमने लाखों अफगानियों को पाकिस्तान में पनाह दी है। अगर वहां से कोई थ्रेट आता है, मैं नहीं समझता कि एक एक पाकिस्तानी को बचाने के लिए पाकिस्तान फौज तमाम ताकत लगा देगी। और जो रिसेंटली भी बात हुई थी कि एक पाकिस्तानी की जान पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है। देखें, ये अफगानिस्तान एक मुल्क है। अब तालिबान को इस चीज को समझना है कि वो एक दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, वो एक मुल्क को चला रहे हैं। वो कोई गारों में बैठे हुए नहीं है, वो कोई पहाड़ों पे नहीं चढ़े हुए, उनके ऑफिसेज हैं।
उनके अब एड्रेस हैं, वो अपने दफ्तर में बैठ के टेलीफोन पे ईमेल पे बात करते हैं, दुनिया को जवाब देते हैं, दुनिया उनके पास आती है। अब वो उस तरह बिहेव नहीं कर सकते जिस तरह माजी में कर रहे थे। और अच्छा चीमा साहब, एक और बड़ा अहम बात मैं करना चाहूंगा, इसको मैं जोड़ता हूं। ISPR के जो जनरल शरीफ हैं, उन्होंने कुछ दो जो पिछली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसमें उन्होंने इंटरनली भी बात की कि ये जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो माशी दहशतगर्द हैं, जो है इनका जाहिर है ये भी एक अंदर से घुन हमें लगा हुआ है। तो ये आज जो आर्मी चीफ है, इन्होंने इंटरनली भी एक बात की और एक्सटर्नली भी बात की। अगर हम उससे उसको जोड़ कर देखें तो क्या हम ये भी तवक्को करें कि रियासत जिन्होंने माशी तौर पर हमें खोखला किया और जिसका जिक्र जनरल शरीफ साहब ने किया, दे विल आल्सो बी टेकन टू टास्क? देखिए जारी बात है, ये जो बैड गवर्नेंस है इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जो कल की ये जो मीटिंग है उसमें ये भी तासुर है हुकूमत को, वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, कि आप अपने लूप होल्स को भी देखें। और दूसरा ये है कि आप अपने लूप होल्स भी देखें। जो वहाँ पे काइनेटिक ऑपरेशंस करने की जरूरत है, वहाँ पे फौज और जो रियासती इदारे हैं काइनेटिक ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट है, जहाँ पे बाकी एरियाज हैं, वहाँ पे भी फौज लगी हुई है। लेकिन इंटरनली जो ये नेक्सस हैं, ये जो बैड गवर्नेंस के एरियाज हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी अपना काम करना चाहिए। सो जब बैड गवर्नेंस होती है तो उसकी कुर्बानी कई दफ़ा एक फौजी को देनी पड़ती है। जब हम देखते हैं स्मगलिंग हो रही है, जब हम देखते हैं कि पैसा इधर से उधर, हुंडी हवाला सारा कुछ हो रहा है, तो तब हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो नुकसान है वो फौज को, अदारों को उठाना पड़ता है। सो मेरा ख्याल है कि ये जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, ये बिजनेसेस जो हैं, ये सारे के सारे देखें ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के खाते में आते हैं। ये उनका काम है कि इसको टेक केयर करें। तो जब वो नहीं करेंगे, पैसा फ्लो करेगा, दहशतगर्द जमातें ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है या ब्लैक इकोनॉमी से फ़ायदा उठाते हैं, अपने रिसोर्सेज पूरे करते हैं, स्टेट पे हमला करते हैं, तो यहाँ पे तमाम एरियाज में तमाम लोगों को काम करना पड़ेगा। फौज अपनी जिम्मेदारी, वो एक एक्सट्रीम ऑप्शन है कि आप काइनेटिक ऑपरेशन करते हैं। लेकिन चीमा साहब, आर्मी चीफ ये भी कहते हैं कि हम मुत्तहिद हो जाएं तो बिल्कुल सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुत्तहिद कैसे होंगे? क्योंकि जो एक जमात है वो जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके तो अदारों पर भी बातें करती है और आपस के खून के प्यासे भी हैं जो सियासतदान हैं। क्या आपको कोई हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, मुत्तहिद होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, सियासी तौर पे तो कुछ तब्दीली नहीं नजर आ रही। और जारी बात है, देखें आज तक हम जहां पे कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट आता है तो सारा पाकिस्तान इकट्ठा होता है, तमाम सियासी जमातें, तमाम अदारे सब इकट्ठे होते हैं। और ये जो अभी खैबर पख्तूनख्वा में मेरा ख्याल है ये जो अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस वक्त अभी तक पूरा इदराक नहीं है हमें। हम जनरल पब्लिक या शायद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही होता है, वो अफगानिस्तान से लिंक है और वहां पे सिचुएशन है। मुझे ऐसे लगता है कि काजी साहब इस डिबेट को मियां साहब सोसाइटियल लेवल पे आना चाहिए। ये सोसाइटियल लेवल पे जब तक ये डिस्कशन नहीं होगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान के अंदर भी सोसाइटियल लेवल पे उनको पता चले अफगानिस्तान की आवाम को कि जहां से वो कारोबार करते हैं पाकिस्तान, जहां से वो अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं, उस सरजमीन पे अफगानिस्तान के तालिबान इस वक्त क्या बर्बरियत करवा रहे हैं, वो क्यों मौका देते हैं कि टीटीपी को कहते हैं कि उनकी चेक पोस्ट से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करें। मैं समझता हूँ ये सोसाइटियल लेवल पे चीज आना चाहिए, अवाम को भी सेंसिटाइज करना है। ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और अफगानिस्तान की अवाम को भी सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि किस तरह तालिबान जो हैं वो एक रियासत की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, वो अपने आप को इस वक्त एक रियासती जो उनकी रिट है वो कायम नहीं कर रहे, बिकॉज वो उन ग्रुपों को अनलिश किया हुआ है, उन ग्रुपों को फ्री हैंड दे रहे हैं। चीमा साहब, आपने बड़ी सराहत से और बड़ी वजाहत से आपने एक्सप्लेन किया इंटरनल सिचुएशन को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, हमें एनलाइटन किया आपने। तो ये इसके मुखातिब कौन कौन थे इस पे हमने बात की और दफाई तर्जीहनगार डॉक्टर कमर चीमा साहब ने बड़े वजाहत से ये बताया कि इशारे किस तरफ हैं और हमें हालात कैसे ठीक करने। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सोना कहाँ से आएगा और कोई चैन से सोना भी इस वतन अजीज़ के आम आदमी और गरीब आदमी को नसीब होगा, इस पर बात करेंगे। और बहुत से इश्यूज़ हैं उन पर भी आएंगे, जिनको के हवाले से बात करेंगे, कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से बात करेंगे और बिजली का जो फेस्टिंग वूंड है इस हवाले से मियाँ साहब से पूछेंगे। कुछ मामला दुरुस्त होने की तवक्को है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, एक ख़बर जिसकी हमने बाज़ गश्त जो है वो इंडिया में भी सुनी, कहीं सोने की दरियाफ्त की बात हो रही थी, और वो हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम हसन मुराद साहब, जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर मादनियात हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को जो है उसके हवाले से ये बात इंकशाफ किया गया है। जी इब्राहिम हसन मुराद साहब, ये कितना सोना की मालियत क्या है, और क्या इसकी एक्सकेवेशन के लिए कोई ठेका भी दिया गया है, और इस बारे में क्या मालूमात है आपके पास? ये बात यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन हमारे इल्म में आया कि तकरीबन 30 से 40 एक्सकवेटर्स जो हैं ये अटक के मुकाम पे जिधर दरिया सिंध पंजाब में दाखिल होता है उधर इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। तो हमने फौरी जो है वो ज़िली इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड लिया और क्रैक डाउन किया, FIRs की, और जो एक्सकवेटर्स थे जो इलीगल एक्सकवेशन में इन्वॉल्व थे उनको हमने इम्पाउंड किया। नंबर 2, हमें ये बताया गया कि इधर गोल्ड जो है वो माइन हो रहा है, प्लेसर गोल्ड। तो हमने GSP जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को माफी चाहता हूँ, क्या कुछ सोना वो निकाल कर ले भी गए या आप बर वक्त पहुँच गए? देखिए, ये तो होता ये कि जब सर्दियों में दरिया के अंदर पानी का बहाव कम होता है तो रिवर बेड के अंदर से सैंड को छान के गोल्ड के डिपॉजिट्स जो हैं वो एक्सकेवेट किए जाते हैं। तो कुछ ये जो है ऑब्वियसली उन्होंने चोरी की, और अभी कुछ अर्से पहले भी मुझे ये इतला आई कि अभी भी कुछ एक्सकेवेटर उधर लगे हुए थे, लेकिन हमने उधर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन की और फिर GSP के थ्रू 127 मुकामात से 500 सैंपल इकट्ठे किए, और ये तकरीबन 25 किलोमीटर की बेल्ट है जो अटक खुर्द से लेके गाजी के मुकाम तक जाती है। 18,500 एकड़ ये एरिया है, और इसमें रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 28 लाख तोले सोना जो है वो अवेलेबल है। तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि हमने इसके 9 ब्लॉक्स बनाए। जो एक छोटा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 1.25 लाख तोला सोना था, जो बड़ा ब्लॉक था उसमें तकरीबन 5.5 लाख तोले सोना अवेलेबल था, जो कि तकरीबन 155 अरब जो है वो उसकी वैल्यू बनती है। टोटल जो ये सोने का डिपॉजिट है, अगर आज हम देखें 2,80,000 रुपये तोले के लिहाज से, तो ये 800 अरब रुपए का सोने का डिपॉजिट है, जो कि अटक के मुकाम पे। अभी इसका सिर्फ सर्वे ही हुआ है या इसको निकाला भी गया है? देखिए, इसका एक तो सर्वे हुआ है, स्टडी हुई है, उसमें 12-15 मेथड यूज़ किए, उसमें साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, और नंबर 2 इसकी इलीगल एक्सकेवेशन जारी है और कुछ हफ्ते पहले भी होती रही है। हर साल जब सर्दियों में पानी का बहाव कम होता है ये होती है। जिस आदमी के हाथ में एक छन्नी होती है वो भी उधर पहुंच जाता है, जो एक एक्सकेवेटर लगा सकता है वो अपना एक एक्सकेवेटर लगा देता है। नाजरीन की आसानी के लिए बताएं कि क्या ये सोना अगर इस तरह रेत में से निकलता है तो कहीं से बह के आता है, तो इसका मतलब ये डीप डाउन अर्थ में तो ना हुआ, ये तो शैलो सरफेस पे हुआ? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। होता ये कि पहाड़ों के अंदर ओवर डेकेड्स, ओवर सेंचुरीज जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो अपनी डेंसिटी की वजह से इस जगह पे आके सेटल कर जाते हैं रिवर बेड के अंदर, और फिर आपको जब आपको ऑब्वियसली पानी का बहाव कम होता है तो आप उधर जाके ब्लैक सैंड के अंदर से इन डिपॉजिट्स को फिल्टर करके गोल्ड जो है वो हासिल करते हैं। तो ये इसका बेसिकली होता है। ये कैलिफोर्निया में आपने सुना होगा गोल्ड रश का, तो तब उधर भी यही था कि रिवर के अंदर जो है ये आते हैं। दुनिया में और भी साउथ अमेरिका में भी कुछ मुकामात हैं। आज वजीर मादनियात पंजाब ने एक बयान दिया है कि वो पूरा एरिया 60 से 65 किलोमीटर का एरिया जो है वो गोल्ड उसमें ज़खायर मौजूद हैं, और उन्होंने भी बताया है कि कुछ पंजाब का हिस्सा है, कुछ जो है KPK का हिस्सा है। पंजाब ने क्या उसकी लीज दे दी है, और पंजाब में कितना इसका डिपॉजिट है, और KPK में क्या ज़खायर पाए जा रहे हैं? देखिए, ये जो स्टडी थी ये तो हमने पंजाब हुकूमत ने कराई थी, और पंजाब की हद तक ही महदूद है, और सिर्फ पंजाब में 28 लाख तोला सोना अवेलेबल है। और इसी के फॉलो अप में हमने चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक माइनिंग इन्वेस्टमेंट फोरम का इनेकाद किया था, जिसमें लीडिंग बिजनेसमैन को बुलाया हमने, जो माइंस एंड मिनरल से ऑलरेडी मुंसलिक थे उनको बुलाया, और सबको हमने इन्वाइट किया कि आगे जाके हम इनको ऑक्शन करेंगे और ऑक्शन में आप भरपूर हिस्सा लें। लेकिन हमारा जो टेन्योर था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से हम इसको कंक्लूजन तक नहीं जा सके। अच्छा, अब आगे जो लेकिन मुराद साहब, जब सोना निकाला जाता है तो उसका प्रोसेस किया जाता है, क्या आप कहते हैं कि ये सोना जो है वो खालिस हालत में वहां पर मौजूद है?
ये आप हमारे पास चाइनीज़ आए थे, उन्होंने कहा कि आप हमें ब्लॉक्स दे दें, हमारे पास मॉडर्न मेथड्स हैं जिसमें हम ईयर राउंड इसमें माइनिंग कर सकेंगे। अभी तो आप लोकली और बड़ी जो है आम सी टेक्निक से उसको एक्सकवेट कर, लेकिन हमारे पास ऐसे मेथड्स हैं कि हम इसको एक तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकेंगे और नंबर 2 हम इसको प्योरीफाई करके रिफाइन करके हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और यही हमारे पास जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन ने आके कहा था कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से मेजॉरिटी सोना जो है वो स्मगलिंग के थ्रू आता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान का अपना ब्रांड बन जाएगा और इधर पूरी इंडस्ट्री बन जाएगी और ये 800 अरब से 8000 अरब रुपए की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। गोया ये लेकिन सर देखिए, अगर अटक खुर्द से लेकर गाजी तक जो है वो सोने का ये पूरा जखीरा मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे एरिया में सोना होगा। तो क्या जियोलॉजिकल सर्वे ने कुछ सर्वे किया है या कोई स्टडी आगे चल रही है, मजीद रिसर्च के पूरे एरिया को चेक किया जाए ताकि अगर उसमें ज़खायर हैं तो बहुत बड़ी मालियत के ज़खायर निकल सकते हैं? जी, ये मैं वाज़ेह कर दूं कि ये 25 किलोमीटर की पट्टी है जिस पे हमने जीएसपी का सर्वे करवाया। ये सर्वे और भी हो सकता है, आगे भी इसमें और भी ब्लॉक्स क्रिएट हो सकते हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो इसमें और भी आगे सोना अवेलेबल होगा। 25 किलोमीटर की ये बेल्ट है और ये टोटल 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 18,500 एकड़, जिसकी हमने स्टडी कराई। अब करंट गवर्नमेंट को चाहिए कि मजीद मकामात पे भी कराएं कि देखें कि नीचे तक कहाँ तक हो सकता है, डीजी खान तक ये इसकी अवेलेबिलिटी मिले। तो ये तो जब सर्वेज होंगे, रिसर्च होगी, तभी पता लगेगा। पहली स्टडी का रिजल्ट है वो हमारे सामने है। आप ये लेकिन सर डीजी खान तक का एरिया बहुत बड़ा एरिया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर इस एरिया में बहुत बड़े ज़खायर सोने के मौजूद हैं। अगर ये निकल आते हैं तो फिर तो मईशत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखें, ये तो जीएसपी और जो टेक्निकल लोग हैं वही इसको एग्जैक्टली कर सकते हैं मेजर। नंबर 2 ये है कि जहाँ दरिया का बहाव बहुत तेज़ है और जिधर पानी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है उधर इसको एक्सकवेट करने में मसाइल हो सकते हैं। तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि वाइबल है नहीं है। इसके लिए टेक्निकल स्टडीज़, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, दोस्त ममालिक, SIFC, इन सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि जो बेहतरीन सोल्यूशन है जिसमें मुल्क का मफाद हो, कुछ लोगों का मफाद ना हो, वो हम उस तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया हसन मुराद, हमारे इब्राहिम हसन मुराद साहब हमारे साथ थे। वो कहते थे ना, ये धरती मेरा सोना यारो, मैं अदा सुनियारा, मगर क्या 2-4 तोले इस मुल्क के अवाम पर भी खर्च हो सकेंगे? सोना तो यहाँ बहुत पर है, बहुत ही है। रिकोडिक के साथ हमने क्या किया, कितने करोड़ वहाँ से डॉलर आए और कितने उसके अंदर थे। सवाल ये बड़े हैं और अभी चिनियोट के लोहे का हम इंतज़ार कर रहे हैं। चलें इस सोने का भी इंतज़ार करते हैं। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मियाँ साहब, सुना है अभी ताज़ा खबर आई है कि IPPs हमारे भाई हैं, तो जनाब ये क्या खबर है? पहले तो ये बताएं हमें क्या मुआहदा हुआ है और इसके बाद मैं दीगर आपसे पूछूंगा। जनाब मियाँ साहब, देखिए कैसा आज काबीना का इजलास भी था और काबीना की तवानाई कमेटी का भी इजलास था जिसमें बड़े बड़े फैसले हुए हैं। आज काबीना के इजलास में आपने देखा कि वहाँ टास्क फोर्स के भी लोग मौजूद थे और बड़ी खुशखबरी ये है कि 14 मज़ीद IPPs जो हैं उनके साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं और उसकी आज मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। हुकूमत का ये कहना है कि 1,400 अरब रुपए से जो है वो बचेंगे। इसमें 10 IPPs जो हैं वो 2002 की पॉलिसी के तहत हैं और 4 IPPs जो हैं वो 1994 की पॉलिसी के तहत जो है वो सामने आए हैं और इनके साथ जो है मुआहिदा हो चुका है और चंद ही दिनों बाद जो है वो इस असरात जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और इनके मुनाफा भी कम होंगे और इनकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो भी कम होगी। 802 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो इसमें बचेगी। मुनाफे की सूरत में जो बचेगा पैसा वो 1.4 जो ट्रिलियन है वो टोटल इससे बचेगा, जिससे बिजली की कीमतों में कहा यह जा रहा है कि इस मद में 10 रुपए फी यूनिट जो है वो कमी आएगी। ओपन अगर इसको हिसाब पिछला भी मिला लिया जाए तो ये कम से कम जो है वो यूनिट जो है वो इस मार्च अप्रैल में हुकूमत का ये दावा है कि 25 से 26 रुपए फी यूनिट तक बिजली का रेट जो है वो आ जाएगा। काजी साहब, अच्छा ये तो थी खुशखबरी। तो पैड़ी खबर भी सुना जो खुदा ना खास्ता कर रहे थे। नहीं सर वो आ जाएगा, लेकिन काजी साहब इसके साथ साथ जो है
वो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त आज जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि जेनकोस जो है पैसा ले रही हैं, उनका जो है वो मालूम नहीं हो रहा वो कहाँ जा रही हैं। 2015 की पावर पॉलिसी अगर देखी जाए तो उसमें मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो वज़ीर आज़म है, उस वक्त वज़ीर आला थे, इन्होंने 15 IPPs लगाए थे और 10,000 मेगावाट इन्होंने शामिल किया था। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट उन्हीं की थी और वो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अभी रहती है, उस पर नज़रसानी शायद ना हो क्योंकि वो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं। जेनकोस जो होती हैं, जिनका आज वज़ीर आज़म कह रहे थे, ये 4 हैं हमारे पास, 4,000 मेगावाट की हैं। काजी साहब, ये 79 अरब रुपया इन्होंने लिया है और कोई बिजली पैदा नहीं की। और जेनकोस जो है वो तो सरकारी पावर कंपनियां हैं, इनके हवाले से भी फैसला हुआ है कि इनकी जगह पर सोलर पावर प्लांट जो है वो लगा दिए जाएं और इनका जितना नेटवर्क है वो उससे जो है वो लिंक कर दिया जाएगा और सोलर बिजली ली जाएगी, इनको बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये एक खून चूसने वाली जोंकें बन गई थी। क्योंकि इनके जो इंजन हैं वो भी खराब कर दिए गए, उनमें जो है वो रेत और मिट्टी डाली गई और उसमें जो है वो जो तेल चोरी करके बाकी तेल जो है उसमें राख मिलाई जाती थी और वो इंजनों को उसने खा गई। और अब जो है ये मैं अभी जो आपकी कल की जो खबर थी मैं उसका फॉलो अप लेना चाह रहा हूँ आपसे। अभी चाइना इतना बड़ा डैम बना रहा है, पता नहीं 70,000 मेगावाट वहाँ से निकालेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम जो है वो कह रहे हैं जी हम डैम तो बनाएंगे मगर उससे बिजली नहीं लेंगे, उसे कैप कर देंगे। ये क्या बात है? ये क्या 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 दानिश है और ये कौन से आइंस्टाइन हमारे ऊपर मुसल्लत हैं? देखें काजी साहब, मामला ये से इसके बाद मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी भी दूंगा। चीन ने आज ऐलान कर दिया, सबसे बड़ी खबर यह है कि उसने आज माशी ताकत, सुपर ताकत होने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चीन के अंदर और वो डेवलपमेंट ये है कि चीन की जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि 1000 अरब डॉलर का जो है वो इजाफा हुआ है, सरप्लस हो गया है उनका तिजारती जो उसको रिकॉर्ड जो है वो सरप्लस हो गया है। और उस क्योंकि अमेरिका, जापान और जर्मनी की जो मईशतें थी वो सबसे बड़ी मईशतें थी, लेकिन अब चीन जो है सबसे बड़ी मईशत जो है वो बनकर सामने आया है। इसमें चीन की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स है उसने कल ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि चीन ने गुज़श्ता साल 3058 अरब डॉलर की खिदमात और अशिया जो है वो एक्सपोर्ट की और 2059 अरब डॉलर की इंपोर्ट की। तो इसमें 1000 अरब डॉलर का इजाफा है जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं है और पूरी दुनिया को उसने जो है वो कैप्चर कर लिया है तिजारती तौर पर चीन ने। यही वजह है कि उन्होंने अपनी तवानाई की जरूरियत पूरी करने के लिए काजी साहब हम खुश हैं कि हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है, हमारी सरहद। मैं काजी साहब उसी तरफ आ रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ज़रूरियात जो पूरी करने के लिए, अपनी तरक्की को ज़रूरियात पूरी करने के लिए बहुत बड़ा डैम जो है वो बनाने की तैयारी कर ली है और उससे 60,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी सिर्फ एक डैम से। 127 अरब डॉलर उस पर लगा रहे हैं और सस्ती तरीन बिजली पैदा होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं काजी साहब, हम ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखने लगा हूँ सर, अगर आप इजाज़त दें तो। जो हमारे पन बिजली के मंसूबे हैं और जो हमारे नहरी मंसूबे थे और जो हमारे डैम थे वो तो बनने थे 257 अरब रुपए के, लेकिन वो 825 अरब रुपए के बने हैं और वो इनमें से 595 अरब रुपए की खुर्द बुर्द जो है वो सामने आई है और इसमें हर PC1 जो है कई बार उसको तब्दील किया गया और सूबा सिंध में 2 बड़े छोटे डैम बनने थे, उनमें काजी साहब इतना बड़ा गफला है कि 2009 में जो जिला दादू में नाईगंज डैम था उसकी तामीर पर 21 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं और ये सिर्फ 45% इसकी जो वही कारकर्दगी, वो तामीरी कारकर्दगी सिर्फ 45% है। ये डैम जो है वो 6 अरब रुपए में बनना था, 21 अरब खर्च हो चुके, सिर्फ 45% जो है वो बना है ना। इसके अलावा अगर दरवट डैम की बात कर ली जाए तो वो दरवट डैम जो है वो भी 21 अरब रुपए से जायद की लागत में जो है वो बन रहा है और उसमें 11 अरब रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। कच्ची कनाल जो है वो 2003 के PC1 के मुताबिक लागत उसकी 31 अरब रुपए थी और अब उसकी लागत जो है वो 81 अरब रुपए से वो मुकम्मल हुई है। सैलाब आया था काजी साहब पिछले साल और उससे पिछले साल, उसने उसको तबाह कर दिया और 8 अरब रुपए उसकी मरम्मत पर लिए जा रहे हैं। दरिया सिंध पर 128 अरब रुपए का मेगावाट का ख्याल खाट प्रोजेक्ट बनाया गया और ये 7 अरब रुपए में बनना था, 27 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। चतराल
में 108 मेगावाट का गोलन गोल बिजली पन बिजली मंसूबा 17 अरब रुपए में मुकम्मल होना था, 38 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। दरिया सिंध पर 121 मेगावाट के अलाई खाड़ पन बिजली मंसूबा 8 अरब की बजाय 16 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। 72 मेगावाट खान खाड़ मंसूबा 5 अरब के बजाय 10 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। कैसब 130 मेगावाट का दबीर खाड़ पन बिजली मंसूबा जो है 9 अरब के बजाय 23 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। ये तो बिल्कुल एक सिंबॉलिकली आपकी बात सामने आ गई। मुझे जो बात चले इसको तो छोड़े, मैं सिर्फ चीन की बात कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग जो है वो चीन चलाता है, आईपीपीज नहीं चलाता। यानी जो मुल्क आगे आए हैं, देखें ना, हम यही बात कर रहे थे और हमने कल बात भी की थी अपनी डिबेट में, जो शायद कल एयर होगी हमारे इसी स्लॉट में, कि बात ये है कि अब शी जिनपिंग है, डेंग जियाओपिंग था, उससे पहले जो है चू एन लाई था, या उससे पहले जो है मौजे तुंग था। इत्तेफाक से वो बिजली बनाने का धंधा नहीं करते थे, वो रियासत को चला रहे थे, मुल्कों की ज़िंदगी संवार रहे थे और वहाँ पे इनकलाब कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में शायद ये भी फ़र्क पड़ा हो जो हमारे यहाँ हुआ है। और अब हमने कहा है कि भाई देखो बहुत खा लिया, बस करो, बदहजमी हो जाएगी। 24 करोड़ लोगों को पता चल चुका है, कहीं फोरेंसिक ऑडिट ही ना हो जाए। अगर आपके ये धंधे खुल गए तो आप जेलों में होंगे। अभी विंड पावर मंसूबों की बात हो रही थी। विंड पावर मंसूबे जो कि बंद किए जा रहे हैं, जो कि एक सफेद हाथी बन चुके हैं, वहां से बिजली जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो पा रही। और उन मंसूबों पर जो रिकमेंडेशन है, यानी कि ये मेरे हाथ में कलम है, इसको ऐसे मैंने मंसूबे को टिक करना है कि ओके, तो एक वजीर मौसूफ ने फी मंसूबे के 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं और 11 मंसूबे उन्होंने किए हैं। अब यहां तक जो है वो इन मंसूबों में मामला चलते रहे हैं। ये स्टोरी तो देखें, फिर आपको साबित न करनी पड़ जाए। पंजाब में एक कानून भी बन गया है, तो बहरहाल इसको हम देखेंगे। लेकिन सवाल ये है, मैं तो इसको जनरलाइज करके ये कह रहा हूँ कि जब आप सियासी ताकत के साथ आप देखें ना, ठीक है, मैं ये नहीं कहता दुनिया में कहीं और ये नहीं हुआ। जो बुश था वो उसकी फैमिली आयल की यानी थी। अच्छा, डिक चेनी जो था वो एनरॉन चलाता था। ये खबर ज़रा देखिएगा यार, करीब करें क्या है। निजी मेडिकल कॉलेज की सालाना फीस कितनी है भाई? हाँ, 18 लाख कर दो। अब मुझे ये बताएं, ये अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो पिछली नो कॉन्फिडेंस हुई थी मियाँ साहब, उसमें कितनी यूनिवर्सिटियों के लाइसेंस कहाँ मिले थे? कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल काजी साहब, उसमें दो दर्जन से ज़ायद यूनिवर्सिटियां थीं। उनके लाइसेंस जो हैं उन पर बहुत बड़ा पैसा खाया गया था और वो सारे के सारे जो है वो बियॉन्ड जितने भी कवानीन हैं उसमें कवानीन की पासदारी रखी नहीं गई और वो बिल्कुल ही उसमें जो है वो तो किस्सा जो है नहीं। अब आप कॉलेज भी चलाएंगे, आप हुकूमत भी चलाएंगे, आप आईपीपीज भी चलाएंगे, आप दीगर धंधे भी करेंगे, तो फिर उंगली तो उठेगी ना मियाँ साहब। बात यह है कि वो इसलिए उंगली उठेगी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ठीक है, अगर तो आपकी तरह जिस तरह ये कारोबार आपके आसमान तक गए, मेरे मुल्क की मैशत भी आसमान तक चली जाती, तो आपको हमारा जितने पैसे कमा लेते। और मेरा तो बुरकस निकल गया, मैशती तो दोनों आप ही चला रहे थे ना। तो ये इशू है और ये सवाल है। और मेरे ख्याल में ये जो हुआ है, मैं इसको अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमने इस प्लेटफॉर्म से, मैंने ही नहीं, गौहर एजाज साहब ने भी ये कहा था, जो वजीर दाखिला भी रहे हमारे, कि भाई फोरेंसिक ऑडिट करें, ये वारदात एक दफ़ा खुले, पता चले, ताकि हमारी आगे आने वाली ये जो मैंने 10 मंसूबे आपके सामने रखे हैं, इसमें 595 अरब रुपए आगे पीछे हुए हैं, लेकिन आज तक इसकी तहकीकात तक नहीं हुई। 500 अरब रुपए का नीलम झेलम बन गया जो 84 अरब रुपए का था, उस पर 2 साल से वो बंद है। 27 करोड़ रुपए रोजाना का नुकसान और आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने नहीं आई। उस पर क्या किसी वजीर को, किसी मशीर को, किसी एमडी को, किसी चेयरमैन वाडा को कुछ सजा मिली? ये जो मियाँ साहब, कोई सजा नहीं मिली। मियाँ साहब, सेहत फरोशी, तालीम फरोशी, यहाँ पे मैं इसे अंग्रेज़ी में एक दुनिया की सबसे बड़ी सबसे अहम इन्वेस्टमेंट है, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कल मैं एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम मुझे याद आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, मैं उनका एक वीलॉग देख रहा था।
दुनिया की सबसे अहम इन्वेस्टमेंट ये है कि आप अपनी आबादियों को उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी इस्तेदाद कार बढ़ जाती है, उनको तालीम दें, उनकी इस्तेदाद कार बढ़ जाती है। ओए हमने ये भी छापे पे रख के बेच दिया। मैं स्कूलों पे प्रोग्राम देखिए, हम तालीम की बात कर रहे हैं काजी साहब, 2.25 करोड़ में जो डॉक्टर बनेगा, जो पढ़ेगा मेडिकल कॉलेजों में उनके 5 सालों में, वो वालिदैन कहाँ से 2.25 करोड़ लाएंगे? वो कहाँ से उनको पाकिस्तान के अंदर ही 2.25 करोड़ रुपए फीस दे के पढ़ाएंगे? फिर वो जो ब्रेन ड्रेन होता है, फिर वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके तो काम एक भी ही करेंगे और पढ़ेंगे भी। और 25 है से एक मामूली सी बात है, चले छोड़ दें। 25 कहती है कि 1 साल से 16 साल के बच्चे को, मैं गालबन ठीक कह रहा हूँ, अगर शिक मौजूद है शायद मैं अगर ऊपर नीचे ना पढ़ दूँ, मगर इसका कहना यह है कि 1 साल से 16 साल के बच्चे को म्यारी तालीम देना मैट्रिक तक हमारा फ़र्ज़ है। और ख़ुद PM साहब हमें बता रहे थे कि 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। अरे भाई, आप हमें इतला दे रहे हैं, यानी आप हमें क्यों बता रहे हैं? हमें ये बताएं ये क्यों हुआ? 1981 से आप इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, जनरल मुशर्रफ से भी पूछ लेते हैं, जनरल ज़िया-उल हक़ साहब से भी पूछ लेते हैं कि यार आपके बच्चे तो बेतालीम नहीं है, हमारे बच्चे क्यों बेतालीम है? और आपकी जो मईशत है वो आसमान को छू रही है, मुल्क के आम आदमी की मईशत का। थैंक यू मियाँ साहब, इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए। हमसे ये थोड़ी बहुत आवाज़ तो उठाते रहेंगे, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।